नमस्कार मेरे छात्र और छात्राओं। हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात कर रहे थे कल, और उसमें कुछ चीजें बच गई थी जिसे हम आज पूरा कर देंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने कल पढ़ ली थी। तो हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें आपका अरावली, उसके बाद हम लोगों ने सतपुड़ा पढ़ा था। सतपुड़ा, फिर इसके बाद हम लोगों ने पश्चिमी घाट पढ़ा था, और पश्चिमी घाट में भी हम लोग नीलगिरी नीलगिरी और अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियों के बारे में पढ़ा था। कौन सी पहाड़ियों पे? इलायची पहाड़ी के बारे में। हम लोग पालनी पहाड़ी के बारे में अब चर्चा करेंगे, पालनी पहाड़ी के बारे में। इसके बाद पूर्वी घाट के बारे में भी चर्चा करेंगे। भाई पालनी हिल्स के बारे में चर्चा करते हैं। कल उन्होंने चर्चा की थी कि यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे 2-3 पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिसमें आपको अगर वहां स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा तो यहाँ दिख जाएगा स्पष्ट से। एक तो आपकी ये वाली पहाड़ी है, इसको बोला जाता है अन्नामलाई पहाड़ी, जिसमें हमने बताया था कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाई मुदी यहीं पड़ती है। इसके बाद हमने यहाँ पे कार्डेमम पहाड़ी के बारे में बात किया था, इलायची की पहाड़ियां, और इसके बारे में बताया था कि अगस्तमलाई इसकी सर्वोच्च चोटी है। और यहीं पे एक तमिलनाडु में पड़ने वाली जो है पालनी हिल्स। कौन से? पालनी हिल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो पालनी हिल्स का सर्वोच्च शिखर जो होता है, और एक स्वास्थ्यवर्धक हिल स्टेशन भी है जिसको कोडाई कनाल बोला जाता है। कोडाई कनाल, कोडाई कनाल, कोडाई कनाल की हम लोग बात कर रहे थे। ये पालनी हिल्स पे या पालनी हिल्स की सर्वोच्च चोटी है, यहाँ पे कोडाई कनाल पड़ता है। और यहीं पे हमारा जो पश्चिमी घाट है पूर्णतः समाप्त हो गया। क्या? पश्चिमी घाट समाप्त हो गया। अब इसके बारे में हम बात करेंगे पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट की पहाड़ियां, ठीक है, पूर्वी घाट की पहाड़ियां, इनके बारे में बात करेंगे। तो आप देखेंगे मैप में पूर्वी घाट पे कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिसमें आपकी यहाँ पे जो है पंचमलाई पहाड़ी है सबसे नीचे, उसके बाद आपकी सेवराय है, फिर जावादी है, पालकोंडा है, और उसके बाद आपकी यहीं पे वेलीकोंडा पड़ती है ये वाली, और यहाँ पे है नल्ला माला, और फिर अरमाकोंडा और महेंद्रगिरी। जनरली एनसीईआरटी की किताबों में जो है महेंद्रगिरी को पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कहा जाता है, लेकिन अन्य ऑथेंटिक सोर्सों में जो है ये अरमाकोंडा को चोटी को जो है सर्वोच्च चोटी माना गया है, 1680 मीटर। यहाँ पे यह ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन आएगा तो, कि अगर एक ही प्रश्न में महेंद्रगिरी और अरमाकोंडा दोनों दिया है तो वहां पे आप मानेंगे अरमाकोंडा को सर्वोच्च चोटी। अगर अरमाकोंडा नहीं दिया है और महेंद्रगिरी दिया है तो आप महेंद्रगिरी को सर्वोच्च चोटी मानेंगे। इसका इतना ध्यान रखना है हमारे आने वाले प्रश्नों में। तो पूर्वी घाट के बारे में एक जान लेते हैं कि पूर्वी घाट की विशेषता क्या है। तो पूर्वी घाट की पहाड़ियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ पे दूर दूर पे पहाड़ियां स्थित हैं, दूर दूर पर पहाड़ियां हैं यहाँ पे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इस पूर्वी घाट में कई बड़ी नदियां दक्षिण भारत की, जिसमें से आपकी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, कावेरी नदियां, और साथ ही महानदी भी, महानदी पूर्वी घाट को कई जगह से काटती हैं और यहाँ पे अपने डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिससे क्या है कि इन पहाड़ियों में जगह जगह पे कई गैप पाए जाते हैं। बहुत दूर दूर पे पहाड़ियां स्थित पूर्वी घाट में पाई जाती हैं। और इसकी दूसरी विशेषता आप या तीसरी विशेषता आप देख सकते हैं कि इन घाटियों की ऊंचाई, इन घाटियों की ऊंचाई जो है वो पश्चिमी घाट की तुलना में, किसकी तुलना में? पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की तुलना में कम ऊंची है। और इसकी पश्चिमी घाट के दर्रों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है।
तो पश्चिमी घाट के जो दर्रे हैं इनसे काफी क्वेश्चन होता है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनसे आते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ये यहाँ पे एक दर्रा पाया जाता है, इस दर्रे को जो है थाल घाट दर्रा बोला जाता है, थाल घाट दर्रा। और यहीं पे एक शहर पाया जाता है, स्थित है, जिसका नाम है मुंबई। और थाल घाट दर्रा आपका महाराष्ट्र में है। और इसी के नीचे एक और दर्रा पाया जाता है मुंबई शहर के दक्षिण में। इस दर्रे का नाम जो है वो भोर घाट दर्रा है। कौन सा दर्रा? भोर घाट दर्रा। और यहाँ पे पड़ती है नीलगिरी की पहाड़ियां, जो कि आप जानते हैं कि पश्चिमी और पूर्वी घाट का ये मिलन स्थल है। और इसी के दक्षिण में एक अन्य दर्रा पाया जाता है, अर्थात केरला के आसपास। इस दर्रे का नाम है पाल घाट दर्रा। कौन सा दर्रा? पाल घाट दर्रा। और यहीं पे एक अन्य दर्रा और पाया जाता है, इसको सेनकोट्टा। क्या बोला जाता है? सेनकोट्टा। सेनकोट्टा दर्रा बोला जाता है, सीन गैप बोला जाता है। तो ये दर्रे हैं। इसमें थाल घाट दर्रे की ऊंचाई जो है ये है आपकी 580 मीटर, ठीक है। और भोर घाट दर्रे की ऊंचाई जो है वो 630 मीटर है। और पाल घाट की ऊंचाई जो है वो 305 मीटर है। और सेनकोट्टा दर्रे की ऊंचाई जो है वो आपकी 280 मीटर है। तो इन ऊंचाइयों के, और एक चीज और ध्यान रखना है कि ये सारी ऊंचाइयां समुद्र तल से नापी जाती है, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई, ये सारी ऊंचाई जो है समुद्र तल से नापी जाती है और समुद्र तल से इनकी ऊंचाई है। तो इस पे क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं कि इन पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले दर्रों में सर्वाधिक ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो आप देख रहे हैं 630 मीटर दर्रा जो है भोर घाट जो है सर्वाधिक ऊंचा दर्रा। या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सबसे पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले दर्रों में सबसे कम ऊंचाई का दर्रा कौन है। तो सेनकोट्टा दर्रा आपका सबसे कम ऊंचाई। इसके अलावा यहाँ और क्वेश्चन बनते हैं कि मुंबई से नासिक, ये वाला आपका नासिक का क्षेत्र है, तो मुंबई से नासिक को रेल और सड़क मार्ग द्वारा किस दर्रे से होकर जाया जाता है। तो ये थाल घाट दर्रे से होकर मुंबई, नासिक और आगे नागपुर और कोलकाता तक रूट चला जाता है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न और भी बनता है यहाँ पे, कौन सा रेलवे मार्ग है जो पुणे, किसको? पुणे को मुंबई से जोड़ता है। तो ये किस दर्रे से जाता है? तो ये आपका जो है भोर घाट दर्रे से मुंबई और पुणे और आगे चेन्नई तक जाता है। इस रूट को भोर घाट दर्रे द्वारा गुजरता है। और इसके नीचे जो है आपका पाल घाट दर्रा जो नीलगिरी के दक्षिण में मिलता है। यहाँ पे ये दर्रा जो है ये आपका जो है कोच्चि, यहाँ पे पड़ता है कोच्चि। कोच्चि कोच्चि को जो है वो यहाँ पे स्थित है क्षेत्र जो चेन्नई की तरफ रास्ता जाता है उसको जोड़ता है। और इसके नीचे है आपका सेनकोट्टा। सेनकोट्टा जो है वो तिरुवनंतपुरम को, किसको? तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंत को जो है तमिलनाडु में स्थित मदुरई, मदुरई शहर का एक स्थान है जिसको शिवाकाशी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शिवाकाशी। शिवाकाशी उसको जोड़ता है। कौन सा? सेनकोट्टा। सेनकोट्टा दर्रे से वहां के लिए जो है रास्ता रेल मार्ग या सड़क मार्ग जाता है। तो ये हमारी दर्रों की बात हुई जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। एक चीज हम और देख लेते हैं यहाँ पे कि पालकोंडा, आपकी पालकोंडा श्रेणी है, इसी पे दक्षिण भारत का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। कौन सा मंदिर है? विश्व प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी। तिरुपति मंदिर जो है, तिरुपति बालाजी मंदिर, यह पालकोंडा की एक पहाड़ी है जिसका नाम है तिरुमाला। तिरुमाला पहाड़ी पर तिरुपति मंदिर मिलता है। और यहाँ पे आपकी जो है पहाड़ियां समाप्त हो गई। और अब हम प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में बात करेंगे। तो आप एक चीज यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो क्षेत्र है, अरावली के नीचे वाला जो क्षेत्र है, ये
यहाँ पे एक पठार पाया जाता है जिसको मेवाड़ का पठार बोला जाता है। किसका? मेवाड़ पठार। और इसी के नीचे जो है एक और पठार स्थित है, जिसे मालवा का पठार कहा जाता है। और यहीं पे एक और पठार है, इसको बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है। ये जनरली मालवा के पठार के ही विस्तृत भाग है, बुंदेलखंड पठार। और यहाँ पे एक और पठार है, इसको बोला जाता है बघेलखंड का पठार। ठीक है, बघेलखंड पठार। और यहाँ पे एक अन्य पठार है, इसको छोटा नागपुर का पठार बोला जाता है। और यहाँ पे एक अन्य पठार है जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, इसे दंडकारण्य का पठार कहा जाता है। दंडकारण्य पठार कहा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और पठार है जिसे शिलांग का पठार कहा जाता है। शिलांग का पठार कहा जाता है। और इसी भाग में जो सबसे बड़ा पठार माना जाता है, यहाँ पे जो त्रिभुज के आकार में दिखता है, इस पठार को दक्कन का पठार या दक्कन प्लेटू कहा जाता है। ये आपका हो गया दक्कन का पठार। इन पठारों के बारे में हम बात करेंगे। मेवाड़ का पठार, अरावली और मालवा के पठार से घिरा हुआ है। और मेवाड़ के पठार पे बनास रिवर, कौन सी रिवर? बनास नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, ये है मालवा का पठार और यहाँ पे बनास नदी प्रवाहित होती है। इसके अलावा आगे हम लोगों का है मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है एक लावा पठार है। ठीक है, यह क्या है? लावा पठार। लेकिन इस पर लावा की मात्रा थोड़ी दक्कन की अपेक्षा कम पाई जाती है। तो मालवा का पठार है यह विंध्याचल, कौन? विंध्याचल श्रेणी है। इसके उत्तर में ये वाला भाग जो है, ये वाला विंध्याचल श्रेणी है। और इसके दक्षिण में जो है वो सतपुड़ा वाली श्रेणी है। इनके बीच में मालवा पठार है। मालवा पठार की विशेषता ये है कि यहाँ पे सूखी या कह सकते हैं कि मोटे अनाज का उत्पादन अधिक होता है, जिसमें आपका बाजरा, चना, रागी, इन सब के उत्पादन में मालवा का पठार अग्रणी है। और इस पठार पर बहने वाली नदियां जो है वो है चंबल और बेतवा। चंबल और बेतवा इस पे प्रवाहित होती है मालवा के पठार पे। और मालवा के पठार में जो चंबल नदी है, ये इस क्षेत्र में खासकर बुंदेलखंड के रीजन में जो है यह क्या करती है? बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ का निर्माण, जिसे उत्खात भूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्खात भूमि। और अंग्रेजी में इसे बैडलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है। बैडलैंड टोपोग्राफी। और इस वजह से क्या होता है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ कृषि की हानि बहुत होती है और यहाँ पे सिंचाई के साधन भी नहीं अच्छे से विकसित हो पाते हैं। चंबल नदी यहाँ पे इन बैडलैंड टोपोग्राफी का निर्माण जो है अवनलिका अपर्दन, कौन से अपर्दन? अवनलिका, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं गली इरोजन।
गली इरोजन के माध्यम से इन बीहड़ का निर्माण करती है। अवनलिका अपरदन जो है, अगर प्रश्न पूछता है कि सबसे अधिक अवनलिका अपरदन भारत में किस क्षेत्र में होता है, तो इसका उत्तर होगा कि चंबल का जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड का जो रीजन है, वहां पे अवनलिका अपरदन सबसे अधिक होता है। अब आइए मालवा पठार के थोड़े विभाजन के बारे में, इसके विस्तार के बारे में अध्ययन कर देते हैं। तो ये है आपका मालवा का पठार। ठीक है, मालवा के पठार में एक चीज आप देखोगे, ये वाला जो क्षेत्र है, ये बुंदेलखंड का पठार या बुंदेलखंड रीजन कह सकते हैं, बुंदेलखंड पठार है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये बघेलखंड का हिस्सा है। यह भी मालवा पठार का हिस्सा माना जाता है, बघेलखंड पठार है। और ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये दक्षिण पश्चिम का हिस्सा या कह सकते हैं पश्चिम का हिस्सा, ये आपका हाड़ौती का पठार है। हाड़ौती का पठार। ये हिस्सा जो है अधिकतर राजस्थान, जो मध्य प्रदेश का राजस्थान से लगा हिस्सा है, राजस्थान वाले हिस्से में पड़ता है हाड़ौती का पठार। ये मालवा पठार के मुख्य जो है भाग है। अब आइए छोटा नागपुर पठार के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका हिस्सा जो है छोटा नागपुर पठार है। तो छोटा नागपुर पठार जो इसकी विशेषता आप देखेंगे कि यह क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार में कोयला जो है बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा अन्य खनिज भी पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार की प्रमुख नदी जो है वो दामोदर नदी है। ठीक है, दामोदर नदी। एक क्वेश्चन और यहाँ पे आता है कि दामोदर नदी को पहले, अब तो नहीं लेकिन पहले बंगाल का शोक कहा जाता था। किसका शोक? बंगाल का शोक कहा जाता है। जैसे कोसी नदी को बिहार का शोक अभी भी कहा जाता है। और इसकी तीसरी विशेषता नागपुर प्लेट्यू की है कि यह जो दामोदर नदी है, छोटा नागपुर प्लेट्यू को दो भागों में विभाजित करती है। ऊपर का पठार जो है इसको रांची का पठार कहा जाता है। किसका पठार? रांची का पठार। और नीचे के पठार को हजारीबाग का पठार कहा जाता है। दामोदर नदी इसके बीचों बीच से लगभग गुजरती है। दामोदर नदी। इस पठार के बारे में और बातें यह है कि इस वाले क्षेत्र में इस पठार की सर्वोच्च चोटी पाई जाती है, जिसे पारसनाथ चोटी कहा जाता है। यह जैनों का एक धार्मिक स्थल या तीर्थ स्थल भी कह सकते हैं, तीर्थ स्थल है। और इसके अलावा छोटा नागपुर प्लेट्यू की जो सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है वो कि यहाँ पे जो है पाट प्रदेश पाए जाते हैं। ठीक है, पाट प्रदेश होते क्या है? पाट प्रदेश जो होते हैं, सारे मतलब की इनकी स्थलाकृतियां क्या होती है कि ये मान लीजिए आपका छोटा नागपुर पठार है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार पे ऐसी कुछ आकृतियां पाई जाती है। तो पाट प्रदेश जो होता है, ये वाला जो क्षेत्र है, क्या होता है कि वहां उठी हुई कुछ भूमियां पाई जाती हैं, लेकिन जो ऊपर से समतल होती है। ये देखिए हिस्सा समतल है ये वाला हिस्सा है। ये पठार का एक भाग, पठार पे एक छोटी छोटी पहाड़ी है, लेकिन जिनका ऊपरी सिरा समतल होता है और यहाँ पे जो है अपर्दन अधिक हो गया होता है। इसी को पाट भूमिया कहा जाता है। पाट भूमिया या पाट प्रदेश का क्षेत्र जो है नागपुर में मिलता है। तो यहाँ आपका नागपुर समाप्त हुआ। आगे हम बात करेंगे दंड कार्यालय वाले क्षेत्र की। तो दंड कार्यालय वाला क्षेत्र आप देखेंगे, यह छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ता है? यह आपका छत्तीसगढ़ रीजन में
उसके बाद उड़ीसा में और साथ ही महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में भी मिलता है। दंडकारण्य रीजन के जो प्रमुख भाग है ये बस्तर, इसका हिस्सा है बस्तर, जिसे बस्तर का प्लेटू भी बोला जाता है। बस्तर का प्लेटू, यह क्षेत्र जो है नक्सल प्रभावित अधिक है। भारत का सबसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है बक्सर या दंडकारण्य का क्षेत्र। और यहाँ पे जो प्रमुख खनिज हैं वो तीन धातु पाई जाती है। और अब आइए बात कर लेते हैं बस्तर के पठार की या दंडकारण्य के पठार के बाद शिलांग का पठार। ये है आपका शिलांग का पठार। शिलांग के पठार की एक विशेषता यह है कि इस पठार पे कई जो है पर्वत चोटियां पाई जाती हैं, कई पर्वत चोटियां जो है मिलती हैं। शिलांग का पठार, शिलांग का पठार, शिलांग के पठार की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पे मुख्य रूप से 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिनमें आपका गारो यहाँ पड़ती है, खासी और यहाँ पे पड़ती है जैंतिया, जैंतिया। और इसके आगे भी कुछ इसका विस्तार है जिसपे मिकिर और रेंगमा, मिकिर और रेंगमा भी पहाड़ियां पड़ती हैं। ये वाला क्षेत्र जो है ये कार्बी आंगलांग, कार्बी आंगलांग पठार का हिस्सा है। ठीक है। एक चीज आप देखेंगे सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान यहाँ पे माना जाता है, जो यहाँ पे पड़ता है, खासी हिल से पड़ता है, जिसको मौसिन राम के नाम से जाना जाता है। मौसिन राम विश्व में, भारत ही नहीं विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मासीराम। और पड़ता कहाँ है? चेरापूंजी में पड़ता है मासीराम, चेरापूंजी में पड़ता है मासीराम। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली का प्रश्न आता है, एक ही प्रश्न में कि वह कौन सा स्थान है जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान है। अगर ऑप्शन में चेरापूंजी और मासिन राम दोनों दिया हो तो आपको सही आंसर किस पे ट्रिक करना है? मासिन राम पे। और अगर आपके ऑप्शन में मासिन राम न दे करके केवल चेरापूंजी दिया है तो आपका ऑप्शन चेरापूंजी होगा। अगर चेरापूंजी और मासिन राम एक साथ आते हैं तो वहां पे सर्वोत्कृष्ट सही ऑप्शन आपका मासिन राम होगा। यह चेरापूंजी का क्षेत्र है, उसमें स्थित एक मासिन राम गांव है जहां पे विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। इस चीज को हमको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस पठार पे जो है एक और विशेषता है, यहाँ पे एक प्रसिद्ध सिंचाई पद्धति पाई जाती है, कृषि सिंचाई पद्धति बांस, बांस द्वारा जो है सिंचाई की जाती है, बांस द्वारा सिंचाई की जाती है। कैसे? क्या किया जाता है कि यहाँ पे चूंकि वर्षा तो अधिक होती है लेकिन ढाल अधिक है, इस वजह से क्या होता है कि बांस की नलियों में पानी का प्रवाह किया जाता है। इसको ऐसे बना दिया जाता है, जैसे मान लीजिए बांस की छोटी छोटी टुकड़े में काट दिया गया है, ठीक है, जगह जगह, और इसके बाद बांस का जो ऊपरी सिरा है उसको हल्का सा काट दिया जाता है और उनकी गांठों में जो है छिद्र कर दिया जाता है और यहाँ पे इन बांसों को लगा दिया जाता है। ठीक है। और इससे क्या होता है कि बांस में जल प्रवाहित होता रहता है और धरातल से नीचे में तो पाइप का कार्य करता है, इसलिए बांस द्वारा कृषि इस क्षेत्र में प्रसिद्ध होती है। और आगे चलिए आप बात करते हैं हमारे मुख्य पठार की, जो है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो कि भारत का सर्वाधिक बड़ा पठार माना जाता है। तो दक्कन का पठार जो है वो मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। यह आपका जो है महाराष्ट्र का पठार है, महाराष्ट्र का पठार। इसी में एक क्षेत्र आता है विदर्भ, तो विदर्भ का हिस्सा भी जो होता है महाराष्ट्र के पठार में इंक्लूड है, या विदर्भ का पठार भी बोला जाता है। ये वाला क्षेत्र जो है आपका, ये है कर्नाटक पठार। और ये वाला क्षेत्र जो है जिसको आप बोल सकते हैं आंध्रा का पठार,
आंध्रा का पठार। अब इनमें क्या होता है कि महाराष्ट्र का पठार जो है, महाराष्ट्र के पठार में जो दक्कन का पठार का ही एक भाग है, दक्कन के पठार। तो महाराष्ट्र के पठार में हम अगर पूर्व या पश्चिम में बांट लेते हैं तो महाराष्ट्र का पठार, तो ये वाला क्षेत्र तो आपका मराठवाड़ा वाला क्षेत्र आ जाएगा, जो कि इसके पश्चिम में ये वाला सा हिस्सा, और ये वाला हिस्सा जो है इसको बोलते हैं विदर्भ। क्या बोलते हैं? विदर्भ का पठार। और इस पठार में जो है मुख्य रूप से गोदावरी नदी, कौन सी नदी? गोदावरी और उसकी सहायक नदियां प्रवाहित होती हैं, और यहाँ पे मुख्य रूप से कपास की कृषि की जाती है। कपास की कृषि विदर्भ वाले क्षेत्र में अधिक की जाती है। क्यों? क्योंकि यह क्षेत्र, आपको पता होगा कि या पढ़ा भी होगा आपने कहीं कहीं, दक्कन का पठार एक लावा पठार है। ज्वालामुखी क्रियाओं के उद्भेदन से जो लावा इसके धरातल पे आया, उससे जमकर ठोस होने से जो है लावा का पठार है, और लावा के क्षरण से जो है काली मिट्टी का निर्माण हुआ। किसका? काली मिट्टी का निर्माण हुआ। काली मिट्टी की विशेषता ये होती है, यह जल सोखने की इसमें बहुत अधिक क्षमता होती है, अर्थात यह नमी जो है बहुत दिनों तक अपने अंदर सजोए रखती है। और दूसरी इसकी विशेषता होती है कि जब यह सूखती है तो सूखने के बाद क्या होती है कि दरारें, इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, और इसीलिए एक प्रश्न और बनता है कि वह कौन सी मृदा है जो स्वतः जुताई की मृदा बोली जाती है, मतलब अपने आप ही जुताई हो जाती है। क्यों? इन दरारों के कारण क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाती है। तो वह कौन सी मृदा है? वह काली मृदा है जो स्वतः जुताई मानी जाती है। और साथ ही कपास की खेती की मृदा कौन सी है? तो काली मृदा है। और यह कहाँ पाई जाती है? तो दक्कन वाले प्लेटों में इसकी बहुतायत पाई जाती है। और एक चीज है कि इसका बोला जाता है कि इस लावा पठार का निर्माण कैसे हुआ, तो आप एक चीज इसका आंसर दे सकते हैं कि दरारी उद्भेदन, लावा के ज्वालामुखी क्रियाओं में लावा के दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप जो है जगह जगह दरार थी, दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप जो है दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। आइए अब आगे चलते हैं। दक्कन के पठार में महाराष्ट्र के हम लोगों ने विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र की बात की, और यहीं पे बात कर लेते हैं आगे आपका आंध्रा का पठार। आंध्रा का पठार, आंध्रा का पठार, आंध्रा का पठार को भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, आपके दो भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। पहला तो आपका हिस्सा है तेलंगाना, तेलंगाना पठार, और दूसरा हिस्सा है आपका रायलसीमा पठार। कौन सा पठार? रायलसीमा पठार। ये वाला हिस्सा आपका तेलंगाना है जो उत्तर की तरफ है, तेलंगाना। अब तो ये राज्य बन चुका है नया। और दूसरा आपका हिस्सा ये है रायलसीमा, रायलसीमा पठार। ठीक है, एक चीज यहाँ पे देखने वाली बात है कि तेलंगाना और रायलसीमा, रायलसीमा वाले क्षेत्र में हीरे की खदानें कुछ पाई जाती है। किसकी खदानें? हीरे की खदानें। और एक चीज और है कि रायलसीमा वाला पठार जो है यह रूपांतरित पठार भी कहा जाता है, या कायांतरित, क्योंकि इसकी चट्टानों में कायांतरण अधिक हुआ है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके तीसरे हिस्से अर्थात कर्नाटक के पठार की। कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार को भी हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला आपका है मैसूर का पठार, मैसूर का पठार, और दूसरा है आपका बेंगलोर का पठार, बेंगलोर का पठार। मैसूर के पठार वाले हिस्से में ही एक और महत्वपूर्ण पठार, इसका छोटा हिस्सा है जिसके दक्षिण पश्चिम वाले भाग में पाया जाता है मैसूर के पठार के, इसको बोलते हैं धारवाड़ का पठार। क्या? धारवाड़ का
धारवाड़ के पठार की विशेषता यह है कि बहुमूल्य धातुएं भारत की यहीं पाई जाती है, जिसमें आपका सोना, हीरा और अन्य। ऐसा क्यों है? क्योंकि धारवाड़ पठार जो है अत्यधिक रूपांतरित या कायांतरित शैलों का पठार, इसलिए यहाँ पे जो है अधिक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का प्रायद्वीपीय पठार समाप्त हुआ। अगली कक्षा में हम बात करेंगे किसकी? तटीय मैदानों। तो नमस्कार।